भ्रांत रूप से रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उसे प्रथम उत्थान काल, यानी पहले जो हमारा समय था 200, 400, 1000 वर्षों का गैप हुआ करता था, आधुनिक काल के बाद 25-25 वर्षों का, फिर तो 10-10 वर्षों का प्रथम उत्थान काल, और जिसमें भारतेंदु खुद नाटक में बहुत लिबरल, बहुत आधुनिक, लेकिन कविता में मध्यकालीन सोच से ओतप्रोत थे। यानी मध्ययुगीन विचारधारा को आस्था और विश्वास के ऊपर तर्क और बौद्धिकता से काम करना, यानी मध्ययुगीन पृष्ठभूमि को छोड़कर प्रवर्तमान पृष्ठभूमि को बुद्धि और तर्क और परंपरा के आधार पर ग्रहण करना, जिसे टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के माध्यम से व्याख्यायित किया है। मित्रों, इसलिए आधुनिकता के लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। हमारे द्वितीय उत्थान काल के पुरोधा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र किताब 1908 में लिखी, आप देखिए, और जॉन स्टुअर्ट मिल की लिबर्टी किताब 1908 में स्वाधीनता के नाम से अनुवाद किया। भारतेंदु में सेल्फहुड, स्वत्व की खोज की बात की थी। उस स्वत्व की खोज को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आगे बढ़ाते हैं, और मैथिली शरण गुप्त तो भारत भारती 1912 में लिखते हैं और कहते हैं, जिसको निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु निरा और मृतक समान है। ये 1912 में करते हैं। और आप देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1916 में मुक्त छंद की बात करते हैं, यानी जो छंदों के 125 प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार की बात हम कर रहे थे, 125 प्रकार, उन सबको छोड़ करके उन्होंने कहा कि जिस तरह से मनुष्य की मुक्ति अनिवार्य है, उसी तरह से कविता को भी छंद से मुक्त करना चाहिए। और उन्होंने पहली जो छंद मुक्त कविता लिखी 1916 में, जूही की कली सोती थी सुहाग भरी जूही की कली। आप प्रकृति और पुरुष का प्रेम आप देख लीजिए। पंत ने लिखा, प्रथम रश्मिका आना रंगिणी, कैसे तूने पहचाना, कहाँ कहाँ है प्रेम विहंगिणी, पाया तूने यह गाना। यानी प्रकृति नवोन्मेष बनती है। मित्रों, हमें प्रकृति के साथ चलना है। कृत्रिमता अपनी जगह पर है, लेकिन हमें यह मान के चलना है कि प्रकृति आगे बढ़ती है। इसलिए प्रकृति के साथ हम रेप न करें, बलात्कार न करें। दूसरी तरफ आप देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने एक और बात, महत्वपूर्ण बात कही थी कि आजकल पाश्चात्यवाद वृक्षों के बहुत से पत्ते, कुछ हरे नोचे हुए, कुछ सूखे गिरकर पारिजात पत्र की तरह स्वीकार किए जा रहे हैं, प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हमें उन पेड़ों की परीक्षा करने की जरूरत है जिनके ये पत्ते हैं। कहने का मतलब यह, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति वाद को अगर हम तभी स्वीकार करें जो हमारी परंपरा के अनुकूल है, जिसे टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट कहता था, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अंधानुकरण कर रहे हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं। मित्रों, भाषा संस्कृति और सभ्यता की द्योतक है, लेकिन भाषा रिसर्च माने शोध, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण से जुड़ी होनी चाहिए। आज हमारी हिंदी और उर्दू, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी कहते थे, दोनों भाषाएं इनसे दूर हो गई। अंग्रेजी रिसर्च की भी भाषा बनी, इन्वेंशन की भी भाषा बनी, और आजकल तो पॉलिटिक्स की भी भाषा बन गई है। आप देखिए, मोदी जी जब गुजरात में थे तो गुजराती बोलते थे, जब भारत में गए
तो हिंदी बोलने लगे, और जैसे ही विदेश जाने लगे तो अंग्रेजी बोलने लगे। त्रिभाषा फार्मूला उन्होंने अपना लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन क्या साहित्य में सारी चीजें लिखी जा रही हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, सुरेंद्र नगर का आदि मतलब दलितों को मारा गया, गोहाना कांड हुआ। आप देखिए सुनिंदा पुष्कर जो शशि थरूर की बीवी थी, वो होटल में मर गई, आज तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गुजरात में बिजल जोशी सामूहिक बलात्कार हुआ, निर्भया के बाद लोग जगे, नए कानून बने। यानी ये हैवानियत है क्या? इसी को आधुनिकता है आप कहेंगे मित्रों? इस पर भी विचार करना है। साहित्य दीपक का काम करता है। किसका काम करता है? दीपक का। मैं आपको बताऊं, जब हम मातृ व्यवस्था में थे, मातृ सत्तात्मक परिवार था, अगर आज मेरे को शादी करनी हो तो हमें हमारे मन में सीता जैसी पत्नी, अरे हम राम जैसे नहीं है, लेकिन मेरे मन में सीता जैसा पत्नी लाने का कॉन्सेप्ट है। राधा जैसी पत्नी कोई नहीं लाना चाहता, लैला मजनू जैसा कोई नहीं बनना चाहता भाई। हालांकि आंतरिक वृत्तियों के आधार पर देखा जाए, अगर हमारे मदर फादर सो जाते हैं तो हम लोग मूवी देखते हैं। अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप बताइएगा। यानी हमारी मानवीय जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं भाई। लेकिन आधुनिकता जो है सृजनात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी अप्रोच वाली होनी चाहिए और सार्वभौमिक होनी चाहिए। आप देखेंगे कि 1896 के बाद जो फिल्म हिंदुस्तान में, 1927 में बंबई में रेडियो, 1959 में भारत में टेलीविज़न, और 1982 के बाद रंगीन टेलीविज़न, और 1990 के बाद केबल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जो माध्यम हैं, ये कहीं ना कहीं आधुनिकता को ही द्योतित कर रहे हैं। पूरा मार्केट विज्ञापन एडवर्टाइज वाला जो आया, किताबों का मार्केट आप देखिए, राज्यसभा टेलीविज़न पर आप जाइए, किताब के नाम से आ रहा है हर रविवार को। आप साहित्य संसार देखिए, लोकसभा टेलीविज़न पर आ रहा है 7:30 बजे रविवार को। आप देखेंगे आज सवेरे में सुबह 7:30 बजे आप देखिए किताबनामा, आप देखिए हर शनिवार आ रहा है। यानी यहाँ तक कि जो धारावाहिक बन रहे हैं, तहरीर जैसे धारावाहिक, चित्रलेखा जैसे धारावाहिक, कृष्णा जैसे धारावाहिक, ये भी एक मार्केटिंग है पूरी की पूरी। यहाँ तक कि आप दूध का प्रोसेसिंग जो हो रही है, अमूल डेयरी, सागर डेयरी, ये सब, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमें आधुनिकता को लाना नहीं है। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में कहीं हम भारतीयता को खो दें और कहीं हम अपने माइंड सेट को बिगाड़ दें, यह अनिवार्य नहीं है। मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल आधुनिकता को देशी और विदेशी कुप्रभावों से दूर रखना चाहते थे। आधुनिकता अनिवार्य है, लेकिन अनिवार्य होने के साथ ही साथ वे चाहते थे कि ये एक नए और पुराने का द्वंद्व हो, और उस नए और पुराने के द्वंद्व में जो अच्छी चीज़ें हो, जो क्रीम हो, जिसे आप मलाई कहते, उसे हमें लेना चाहिए। लेकिन मनुष्य तो है तो प्राणी ही ना। मैन इज बॉर्न एज एनिमल बट मैन लिव्स इन सोसाइटी, सो मैन इज सोशल एनिमल। लेकिन क्या हम सोशल एनिमल बन पाए? इस पर भी हमें विचार करना है। क्या जो डेमोक्रेसी आई वह वंशवाद को खत्म करना चाहती थी? क्या हमारी राजनीति में वंशवाद खत्म हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या हमारे देश से आतंकवाद, माओवाद खत्म हुआ? इस पर भी विचार करना है। इसलिए हमें यह भी देखना है, और प्रेमचंद ने बहुत अच्छी बात अपने कहानी आहुति में कहा था। उसकी नायिका कहती है कि भाई भले ही हमें सुराज मिल जाए, लेकिन अगर सुराज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है तो सुराज का क्या मतलब। और यहाँ तक कहते हैं
कि अगर जान की जगह गोविंद आ जाए, जान की जगह गद्दी पर गोविंद को बैठा दिया जाए और लोगों के जीवन शैली में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे स्वराज का मतलब क्या है। प्रेमचंद की ही कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। आप देखिए वहां भी टेबल बदल गया। प्रेमचंद ने यहां तक कहा कि भाई अंग्रेजों के रक्त बीज, आप ध्यान दीजिए, अंग्रेजों के रक्त बीज जब हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेंगे तो क्या होगा। और आज यही दिखाई पड़ रहा है कि राष्ट्रीयता को किसी की नहीं पड़ी है। हर व्यक्ति अपनी तरह से अपने स्वार्थ साध रहा है। इसलिए राष्ट्रीय चेतना, तार्किक बौद्धिकता, मानव केंद्रीय चिंतन, ये सब हमारी आधुनिकता के नए नए आयाम हैं। पुस्तक बाजार का, इंटरनेट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इन सब का विकास, यूट्यूब, फेसबुक का क्रिएटिव अनुशीलन अनिवार्य हो गया है। क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें तो पहले हम दूरभाष, आज आप देखिए धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस बंद होते जा रहे हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी। रेलवे 1853 में भारत में रेल चली। आज आप देखिए रेलों का जाल बस गया, मेट्रो ट्रेन आ गई, यातायात की सुविधाएं। यानी आधुनिकता जो है केवल एक ही क्षेत्र में नहीं है, वह प्रेस के प्रकाशन की सुविधा, लेखन की सुविधा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, राज्यसभा लोकसभा की गतिविधियों का आंखों देखा हाल अपने घर बैठे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देख सकते हैं। यानी कई आयाम हैं जो हमें यह दर्शित करते हैं कि कहीं ना कहीं हम आधुनिक बने। आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद ने एक बात कही थी, रोकर बीते सब वर्तमान क्षण, सुंदर सपना हो अतीत। ये स्वच्छंदतावाद का मुख्य सूत्र है। आपको बुरा लगेगा, आपको आघात पहुंचेगा, लेकिन आप आसाराम बापू को देखिए। यानी आध्यात्मिकता के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इसलिए धर्म और संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें आधुनिकता को स्वीकार करना पड़े। हमें कहीं न कहीं न्यायालयी व्यवस्था, हमारे पास 653 जो है जिला न्यायालय हैं, कंज्यूमर न्यायालय हैं, स्टेट फोरम है 29, और स्टेट नेशनल कमीशन हमारे पास है, एक सुप्रीम कोर्ट है। यानी ये कहीं न कहीं हमें आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं। अब आप देखिए आधुनिकता किसके लिए है। एक कविता के माध्यम से मैं आपको कहूँ, जो गरीब है उसे अपने गांव से आगे कुछ पता नहीं, कम गरीब है जो उसने देखा है पूरा जिला, सिर्फ अनाचारी जालिमों ने देखे हैं राष्ट्र और राज्य, लाए हैं वे ही देशभक्त की नई तरकीब, जो लोगों को गाजर और मूली में बदलती है गरीब को सूखे अचार में। अंग्रेजों की भाषा भारत बड़ा भारतीय नज़र आया था, नज़र आने लगा है जैसे अचानक अब हिंदी के कुछ अखबार नवीसों को। मित्रों, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं, गरीबों के बच्चों को आप देख रहे हो, गरीबों को विधवा पेंशन वगैरह वगैरह सब दे रहे हैं। जिस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध गरीबों को मिलाकर बौद्ध धर्म अपनाया था, उसी तरह हमारी डेमोक्रेसी भी कंबल पर, साड़ी पर, ब्लाउज पर बिक रही है। आप देखिए, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मंजूर एहतेशाम का एक उपन्यास है मदरसा, उसमें साबिर कहता है कि पिंकी पिंकी रहे और साबिर साबिर और दोनों पति पत्नी भी बन जाए। कबीर ने कहा था, एक चाम एक मलमूत्र, एक तत्व से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सुधा। आज जातिवाद, वर्णवाद, प्रदेशवाद हमारे लिए काफ़ी नुकसान कर रहा है। अगर इस पर हम जाएं, आप देखें कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान जो नावल है, उस नावल को आप पढ़ें। इस भारतवर्ष का जो टुकड़े टुकड़े हुआ, ईरान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी 1971 में बांग्लादेश बना, तिब्बत 1959 में हमने छोड़ दिया, कैलाश मानसरोवर का अभी महाशिवरात्रि गई, आप पूजा तो करते हो लेकिन पूछो कैलाश कहाँ है आपका। मित्रों, इस पर भी विचार करो।
राष्ट्रीयता पहला लक्षण है। राष्ट्रीयता के साथ ही साथ डेडिकेशन, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तात्या टोपे जैसे त्याग होना चाहिए, भगत सिंह जैसे त्याग होना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, अशफाक उल्लाह खां जैसे होना चाहिए, मदन लाल धिगड़ा जैसे होना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे होना चाहिए। नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, वतन को ही बेचने पर तुले हुए हैं। इसलिए आधुनिकता को एक नए आयाम में हमें देखना होगा। हमारे एक कवि थे, उन्होंने लिखा है, छायावाद के कवि शब्दों को तोल कर रखते थे, प्रयोगवाद के कवि शब्दों को टटोल कर रखते थे, नई कविता के कवि शब्दों को गोल कर रखते थे, संसार के बाद के कवि शब्दों को खोल कर रखते हैं। हमें शब्दों को खोल कर रखना होगा, हम अकुंठ भाव से मिल सके, यह भाव भी हमें दिखाना होगा। मित्रों, यह जनतंत्र है, इसी जनतंत्र के कारण चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना। ये अंबेडकर का संविधान है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोट हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोट जनता के सिर पर मुकुट धरो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मोदी के बाद कौन आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो कारपोरेट कैपिटलिज्म है, निगमिक पूंजीवाद है, डेमोक्रेसी का चेहरा बना करके गरीबों को और गरीब बनाता जा रहा है, अनपढ़ों को और अनपढ़ बनाया जा रहा है, किडनी का व्यापार हो रहा है, लड़कियों का व्यापार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है मित्रों। इसलिए आधुनिकता का मतलब है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अपनी परंपरा को मत खो मित्रों। अगर हिंदुस्तान में क्या है, टिक पाएगा वही है जिसमें जितना दम। आप ध्यान रखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये भारत माता हम कहते हैं। आप समझिए, इस भारत माता के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया है, स्वतंत्रता प्राप्त की है, आज हम मानसिक गुलाम हो गए। इस गुलामी से हमें कब छुटकारा मिलेगा? बंगाल और महाराष्ट्र के मार्फत जो नवजागरण आया था मित्रों, पहला नवजागरण ये जो सुमन राजे हैं वह थेरी गाथा से मानती है, दूसरा नवजागरण वह जो है संस्कृत कवित्रियों से मानती है, तीसरा नवजागरण वो भक्ति काल से मानती है, चौथा नवजागरण आपके सामने है। लेकिन आपने देखा होगा ऑडियो विजुअल